Our today's topic of discussion is methods of irrigation. That is unit 2 in our syllabus. We have completed unit 1 introduction to irrigation. Now we will discuss unit 2 methods of irrigation. The syllabus of chapter 2, the first topic is flow irrigation, which is a sub part of surface irrigation. Second, lift irrigation. After that, two topics, sprinkle irrigation and drip irrigation. These two are different techniques of irrigation. As we know, there are two types of irrigation. First one, surface irrigation, and second one, subsurface irrigation. What are the two subtypes of surface irrigation? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन. सर फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन. करेक्ट, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन बेटा. And there are two subtypes of subsurface irrigation. Sir, perennial irrigation and flood irrigation. Are you sure? Artificial and natural. Natural and artificial बेटा. बेटा वो फ्लो के सब टाइप थे फ्लो इरिगेशन में. सब सरफेस में आपका रहेगा नेचुरल फर्स्ट वन एंड सेकंड वन आपका रहेगा आर्टिफिशियल. क्लियर है सभी को? यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जो बेसिक आइडिया है इन टर्म्स के बारे में वो हमें मिल चुका है. तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन को. जो पहला टाइप हमारा है इरिगेशन का वो है सरफेस इरिगेशन. एज वी नो, सरफेस इरिगेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन techniques where water is applied and distributed over the soil surface by gravity. Clear है? Under the action of gravity. It is by far the most common form of irrigation throughout the world and has been practiced in many areas virtually unchanged for thousands of years. In all the surface method of irrigation, water is either ponded on the soil or allowed to flow continuously over the soil surface for the duration of irrigation. बात आ रही है कि फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन. फ्लो इरिगेशन में क्या है? ग्रेविटी के थ्रू आपका जो वाटर का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इसका मतलब क्या है? जो आपका चैनल है या जो आपका वाटर सोर्स है उसका यू कैन से बेड लेवल जो भी होगा, जो हमारा फील्ड है क्रॉप एरिया है उससे उसका हाई फ्लड लेवल यू कैन से या वाटर लेवल जो भी होगा हमारे फील्ड से रेज पोर्शन पे होगा. तभी बेटा आपका अंडर ग्रेविटी वो पानी फ्लो कर सकता है. क्लियर है? जबकि लिफ्ट में क्या है? अगेंस्ट ग्रेविटी पहले उस पानी को आप लिफ्ट करोगे. क्लियर है? उसके बाद उस पानी को आप लोग फील्ड में या थ्रू सम चैनल्स वहां तक सप्लाई करोगे बेटा आप लोग. तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपका सरफेस इरिगेशन में, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन में. क्लियर है? दोनों ही सरफेस इरिगेशन के ही टाइप्स हैं, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन. जैसा आपको इन दोनों पिक्चर में दिख रहा है कि पानी बेटा, अब पानी फील्ड तक कैसे आया है? उसको अलोंग द ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट किया है, वो बात का टॉपिक है कि फ्लो है या लिफ्ट है. लेकिन आने के बाद क्या है? उस पानी को फ्रीली फ्लो कर दे रहे हो आप लोग.
फील्ड के अंदर। क्लियर है? तो इसीलिए इसको बोला गया सरफेस इरिगेशन। सॉइल सरफेस के ऊपर वाटर को अप्लाई किया जाता है बाय ग्रेविटी। और ये बहुत कॉमन मेथड है बेटा। मोस्टली जो एंशियंट टाइम जो मेथड चलता आ रहा है ये वही मेथड है। और हमारे भी कुछ एरियाज में अभी तो काफी इंप्रूवमेंट हो गया है कैनाल सिस्टम की वजह से, लेकिन सरफेस इरिगेशन मोस्ट कॉमन मेथड है बेटा हमारा इरिगेशन का। As we know, there are two types of surface irrigation, flow irrigation and lift irrigation. In flow irrigation, when the water is available at higher level and it is supplied to the lower level by the action of gravity, then it is called flow irrigation. इसका मतलब क्या है बेटा? मान लो आपका कोई चैनल है। क्लियर है? चैनल मीन्स क्या है? एक पासेज है, मीडियम है। जैसे रिवर हो गया आपका, कैनाल हो गया, और कोई पाइपलाइन स्ट्रक्चर हो गई जिसके थ्रू आप लोग पानी की सप्लाई कर रहे हो बेटा, या जिसके थ्रू आपका पानी फील्ड तक आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे चैनल। क्लियर है? अब बात आ रही है, मान लो इस चैनल में जो पानी का लेवल है, आगे बात करेंगे इन लेवल को क्या बोलते हैं डिटेल के अंदर, अभी के लिए समझ लो ये बेटा आपका पानी का लेवल है। क्लियर है? मतलब यहां तक इसमें पानी भरा हुआ, ये आपका क्या है? ये इसका बेड सरफेस है, यू कैन से। अब मान लो कि बेटा मुझे जो सरफेस है, जो फील्ड है, जो मेरा एरिया है, जहां मेरा क्रॉप लगी है। क्लियर है? क्रॉप प्लांटेशन कर रखा है या ट्री प्लांटेशन कर रखा है कहीं पे, जहां पे मुझे पानी की सप्लाई करनी है। तो यहाँ का बेटा जो ग्राउंड लेवल है वो यहाँ पे है, और जो इस चैनल में बेटा मेरा वाटर लेवल है वो इस लेवल तक है। आप सबने पढ़ा होगा हाइड्रोलिक्स के अंदर, जो ये लेवल डिफरेंस है बेटा, जो ये लेवल डिफरेंस है चैनल और जहां पे मेरे को वाटर सप्लाई करना है, उस सरफेस के बीच का जो लेवल डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या है? एक प्रेशर जनरेट हो रहा है बेटा। उस प्रेशर की वजह से अंडर ग्रेविटी आपका पानी का फ्लो होगा। तो क्या है? मान लो कि पानी में यहां से एक पासेज बना रहा हूं पानी के लिए, थ्रू यू कैन से पाइप। तो क्या है? ये पानी बेटा मेरा फील्ड तक पहुंच सकता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कंडीशन क्या है? कि जो मेरा चैनल में वाटर लेवल है और जहां मुझे डिजायर्ड लोकेशन पे पानी को पहुंचाना है बेटा, उसके लेवल में क्या है? एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यू कैन से एलिवेशन डिफरेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि वो एलिवेशन की वजह से यू आपको सब पता होगा हार्डलुक्स के अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? एनीवन, एनी आइडिया? टोटल एनर्जी क्या होगा? प्रेशर एनर्जी प्लस एलिवेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यू कैन से वेलोसिटी हेड। सबको आइडिया बेटा इसका? हाइड्रोलिक्स के अंदर सबने पढ़ा होगा बेटा थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो जब मैं बेटा इस पॉइंट की बात करूंगा, यहाँ पे क्या है? प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर है? अगर मान लो मैं इसको डेटा मान रहा हूं बेटा, तो ये एच हाइट मान लो। क्लियर है? तो ये एलिवेशन की वजह से हो गया हेड इसका। और अगर जो मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी पानी की, अगर तो उसकी वजह से उसमें वेलोसिटी का हेड होगा। जब वो पानी बेटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है बेटा। क्लियर है? और अगर मैं इसी लाइन को डेटा मान रहा हूं, तो क्या है? यहाँ पे एलिवेशन हेड बेटा 0 हो गया। क्लियर है? और जो वेलोसिटी हेड होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे भी रहेगा बेटा v²/2g, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी। मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है पानी की। क्लियर है? जस्ट पानी यहाँ से प्रैक्टिकली 0 नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा, इसलिए हम थ्योरेटिकली इसको 0 मान सकते हैं कि जस्ट पानी यहाँ से पाइप के अंदर एंटर हो रहा है और वहां पानी यूकेन से एक स्थिर स्थिति में है, उसकी वजह से वहां पे हम लोग टॉप सरफेस पे वेलोसिटी हेड 0 ले सकते हैं। तो क्या है? ऐसा बोल सकते हैं इस पॉइंट पे ओनली एलिवेशन हेड है
और इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी हेड आ जाएगा, जो पानी जैसे पाइप से बाहर निकलेगा। क्यों? यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ का जो एलिवेशन हेड था वो यहाँ पे वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो गया बेटा आपका। तो आई थिंक सबको आइडिया लग गया है कि ये पानी अंडर ग्रेविटी जो हमारा क्रॉप फील्ड है वहां तक कैसे पहुंचेगा फ्लो के अंदर। इन फ्लो इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड थ्रू द कैनाल ऑफ टेकिंग फ्रॉम हेडवर्क। चैप्टर बेटा डिटेल में आएगा आपका हेडवर्क क्या होता है। ऐसा मान लो कि जब बेटा आपने रिवर से, मान लो आप कैनाल को ऑफ टेकिंग मींस क्या है, रिवर से आप कैनाल निकाल रहे हो तो वहां पे कुछ स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे बेटा आपको हेडवर्क के लिए। तो रिवर से कैनाल के थ्रू पानी आप फील्ड तक पहुंचा रहे हो, कौन कौन से स्ट्रक्चर है कि उस रिवर से कैनाल में पानी को ऑफटेक करने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर चाहिए हमें, और क्या एक कैनाल से काम बन जाएगा, क्या उसमें पेरेंट कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी काम आएगी। तो वो सब टॉपिक हम लोग डिटेल्स में हमारे चैप्टर कैनाल के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो उस पर्टिकुलर सोर्स से जो पानी है फील्ड तक लेके आना हमें, वो हम लोग कैनाल के थ्रू लेके आएंगे। कैनाल क्या है बेटा, एक टाइप का आपका चैनल है। क्लियर है? अब सबको पता है कि फ्लो इरिगेशन बेटा दो टाइप का होता है, पेरेनियल इरिगेशन एंड फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन। तो कोई मुझे बताएगा बेटा पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सर पेरेनियल इरिगेशन में जो होता है वाटर क्रॉप्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमेशा देते रहते हैं, ओके, और फ्लड इरिगेशन में जो सॉइल होती है उसे पूरा सेचुरेट कर देते हैं। ठीक है बेटा। जैसे क्लियर है बेटा? ये आपके कुछ ड्राइंग शो किए गए हैं फ्लो इरिगेशन को दिखाते हुए। अब जैसा बोला इन्होंने कि पेरेनियल के बारे में कि कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस, ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई जो आपकी क्रॉप है उस क्रॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या हर क्रॉप की क्रॉप रिक्वायर्ड सेम होगी? नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो उस क्रॉप की कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, तीन वर्ड थे बेटा, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। तो वो होगा बेटा आपका पेरेनियल। अब बात है पेरेनियल इरिगेशन के लिए, जो कैनाल के थ्रू आप पानी पहुंचा रहे हो, तो क्या उस कैनाल में पानी किसी रिवर से आएगा बेटा? क्लियर है? तो बात आ रही है क्या वो रिवर पेरेनियल हो, ये जरूरी है पेरेनियल इरिगेशन के लिए? आप लोगों का क्या थॉट है कि पेरेनियल इरिगेशन के लिए क्या रिवर का भी पेरेनियल होना जरूरी है? सर अगर डायरेक्ट रिवर से कर रहे हैं तो होना जरूरी है, अगर हम स्टोर करके कर रहे हैं वाटर तो जरूरी नहीं। बिल्कुल बेटा, करेक्ट। अब बात करें, आगे डिस्कस करेंगे दोनों टाइप। पहले बात कर लेते कि रिवर से कैसे हम लोग कैनाल के अंदर पानी की सप्लाई करेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका रिवर के फ्लो की डायरेक्शन है। क्लियर है? अब मान लो कि आपका यहाँ पे कोई क्रॉप एरिया, कोई फील्ड है या कुछ ऐसा विलेज एरिया मान लो, या एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे आपको पानी की जरूरत है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस रिवर में एक ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन से, आगे बताएंगे उसको डैम वियर बैराज बोलते हैं। अभी के लिए मान लो एक ऑब्स्ट्रक्शन बनाएंगे बेटा, ऐसा मान लो गेट लगा देंगे। क्लियर है? उससे क्या होगा कि हमें कितना पानी, इसे बोलेंगे बेटा अप स्ट्रीम। आई थिंक सबको आइडिया होगा, जो फ्लो की डायरेक्शन है इसे बोलेंगे अप स्ट्रीम, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम कितना पानी भेजना है, यू कैन से कंट्रोल्ड फ्लो, वो हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
डैम में, वियर में आपके गेट लगे हुए हैं, उनके थ्रू पानी का डिस्चार्ज को रोकना है या कितना पानी भेजना है, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी के लिए बोल रहा हूँ, एक ऑब्स्ट्रक्शन मान लो, गेट मान लो, जिसको बोले जाएगा वियर, बैराज और डैम। डिटेल में पढ़ेंगे तीनों चीजें क्या होती है, क्या डिफरेंस है, क्या इनके कंपोनेंट है, क्या इनका यूज है। अभी के लिए क्या है, तीनों ही एक टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन या गेटेड स्ट्रक्चर आपके लिए, जिनके थ्रू हम लोग अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में फ्लो होने वाले वाटर के डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। आपने डैम और वियर और बैराज और यू कैन से एक ऑब्स्ट्रक्शन बना लिया बेटा। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपका पानी, आपने जब डैम के गेट बंद कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पानी इकट्ठा होगा बेटा आपका अप स्ट्रीम में। तो इसे क्या बोल दो एक बार के लिए, इसे बोल देंगे रिजर्वोयर। क्लियर है? रिजर्वोयर क्या है, एक वाटर रिटेनिंग यू कैन से स्ट्रक्चर बना देंगे जिसके अंदर पानी का स्टोरेज हो जाएगा आपका, तो इसे बोल देंगे रिजर्वोयर। अब क्या है, मान लो कि मैंने यहां से कोई कैनाल ऑफटेक कर ली, मीन्स क्या है, यहां से मैंने पानी को बेटा डाइवर्ट कर दिया, इस पानी को मैंने डाइवर्ट कर दिया, इस कैनाल के थ्रू में इस पानी को फील्ड तक बेटा पहुंचा दूंगा। ये आपको एक रफली आइडिया मिल चुका है कि एक रिवर से पानी को क्रॉप एरिया, एग्रीकल्चर लैंड तक हम लोग कैसे पहुंचाएंगे बेटा। क्लियर है? और बोला गया इसको कंट्रोल्ड इरिगेशन है, क्यों? क्योंकि कितना पानी चाहिए, देखो बेटा, जो मान लो कि रेन की वजह से हो रहा है, या अगर मान लो जो आप इरिगेशन में क्या है, कंट्रोल इरिगेशन क्यों बोला गया, कि क्रॉप को कब पानी चाहिए, क्लियर है, और कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, हम उसके अकॉर्डेंस में उसको वाटर सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बोला गया इसको कंट्रोल्ड इरिगेशन बेटा। पेरेनियल इरिगेशन दो टाइप का बोल सकते हैं, एक होगा डायरेक्ट, एक होगा स्टोरेज वाला। जैसा मैं आप लोगों से बोल रहा था कि इरिगेशन तो बेटा पेरेनियल है आपका, मींस क्या है, थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट वाटर इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट मिलेगा आपको। लेकिन क्या उस पर्टिकुलर पेरेनियल इरिगेशन के लिए जिस रिवर से मैं पानी डाइवर्ट करते हुए केनाल के थ्रू फील्ड तक पहुंचा रहा हूं, तो क्या वो रिवर भी पेरेनियल होनी चाहिए, मींस क्या है, ऐसा रिवर जिसके अंदर भी क्या है, पानी की सप्लाई क्या है, पूरे साल पानी बहे जिस रिवर के अंदर, ऐसा रिवर होना चाहिए मेरा। तो इन्होंने बोला कि सर ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि पेरेनियल इरिगेशन भी कौन सा टाइप का है आपका। तो वही बात कर लेते हैं। तो बेटा पेरेनियल इरिगेशन में पहला टाइप आ गया आपका डायरेक्ट इरिगेशन डाइवर्जन स्कीम। इसमें क्या बोल रहा है, इन डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर इनटू कैनाल बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन। कौन कौन से थे, वियर, बैराज और जरूरत पड़ी तो डैम भी हो सकता आपका। क्लियर है? लेकिन क्या वहां पे हम लोग पानी को स्टोर नहीं करेंगे, जो बेटा मैं रिजर्वर की बात कर रहा था आपको, उसके बाद क्या है, आप वहां पे पानी का अगर स्टोरेज करोगे तो उसे बोल देंगे स्टोरेज इरिगेशन, या आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो वहां पे कि जिससे आप वहां पे स्टोर भी कर सको। क्लियर है? कि मान लो कभी अगर पानी नहीं आया, इन द केस ऑफ अगर आपकी कोई रिवर पेरेनियल रिवर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर रिवर के अंदर पानी नहीं रहेगा बेटा। तो उस केस में क्या है, वही एक टाइप इरिगेशन जैसा हो गया कि आपने पानी स्टोर कर लिया। मान लो मानसून सीजन में रिवर के अंदर पानी आ रहा है, ज्यादा पानी था, आपने पानी स्टोर कर लिया और उस स्टोर वाले पानी को आप थ्रू आउट केनाल के थ्रू थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड पानी को सप्लाई कर रहे हो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। तो डिफरेंस वही है, अगर विदाउट स्टोरेज डायरेक्टली पानी की सप्लाई हो रही है तो उसे बोल देंगे डायरेक्ट इरिगेशन और डाइवर्जन स्कीम। इसका अपोजिट क्या होगा, आपने वहां पे कोई पेरेनियल रिवर नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है मानसून सीजन में तो रिवर में काफी पानी होगा,
तो उस टाइम आपने क्या किया, ड्यूरिंग मानसून सीजन आपने उस वाटर का स्टोरेज कर लिया बेटा। क्लियर है, नॉन पेरेनियल रिवर के केस में। और जब मान लो रिवर में पानी की सप्लाई नहीं है और क्रॉप को तो थ्रू आउट क्रॉप पानी चाहिए, तो उस टाइम में जो स्टोर्ड वाटर था बेटा आपका, उसको आप लोग सप्लाई कर रहे हो एग्रीकल्चर लैंड के लिए आप, तो उसे बोलेंगे स्टोरेज इरिगेशन और स्टोरेज स्कीम। आई थिंक सभी को क्लियर है। सरफेस इरिगेशन, देन फ्लो इरिगेशन, देन सब टाइप्स कौन कौन से थे फ्लो में? पेरेनियल एंड फ्लड इरिगेशन। तो बात आ रही है पेरेनियल के, हमने दोनों टाइप डिस्कस कर लिए हैं, डायरेक्ट एंड स्टोरेज स्कीम्स दोनों। तो आगे बढ़े बेटा, या किसी को डाउट है कुछ अभी तक? सर एक डाउट है। बताओ बेटा। सर जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है उसमें यस। सर बुक में लिखा हुआ था कि हम्म। जो कंट्रीज जहाँ पे क्रैश प्रोग्राम होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ पे नेसेसरी हो जाती है, तो सर क्रैश प्रोग्राम से क्या मतलब है? तो बेटा डिस्कस करेंगे डिटेल में इन सबको, क्रेश प्रोग्राम को भी। और उन कंट्री में क्या है बेटा, देखो बेटा जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हो आप ना? सर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, अंडर डेवलप कंट्रीज की। यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को अब तक? एक सेकंड। और किसी को डाउट हो कोई? अभी तक इरिगेशन में जो हमने टाइप्स डिस्कस किया इसके अलावा? कोई डाउट नहीं किसी को? अब बात आ रही है कि बेटा देखो अंडर डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि वहां पे मिक्स क्रॉप को क्यों प्रमोट किया जाता है। देखो बेटा मिक्स क्रॉप में आपको पता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे नॉर्मली क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग आपका उतना बेनिफिशियल तो नहीं है बेटा, पहली बात तो। क्लियर है, मिक्स क्रॉपिंग उतना बेनिफिशियल तो नहीं है आपके लिए, लेकिन यू कैन से एक फूड सिक्योरिटी के लिए। क्लियर है, एक फूड सिक्योरिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग अंडर डेवलप कंट्री में वहां पे प्रमोट किया जाता है। क्लियर है? ओके सर। सर वो क्रैश प्रोग्राम लिखा हुआ था ना, तो उससे कुछ कंफ्यूज हो गया। कोई इशू नहीं बेटा। देखो बेटा अभी मान लो कि जैसे कोई डेवलप कंट्रीज है या यू कैन से सस्टेनेबल कंट्री जिनमें दिक्कत नहीं है स्टोरेज की या फूड सिक्योरिटी को दिक्कत नहीं है, तो उनमें कोई इशू नहीं है। हम लोग उधर प्रीफर करेंगे जो हमारे ज्यादा बेनिफिशियल उस कंट्री के लिए। क्लियर है, लैंड के लिए। लेकिन जब आपकी फूड सिक्योरिटी भी सिक्योर नहीं है जब तक, तो क्या होना चाहिए हमारा फर्स्ट एम, क्या होगा बेटा उस केस के अंदर, कि पहले उस फूड सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर करें। क्लियर है, उसके यस सर। बाद हम लोग सोच सकते हैं अदर बेनिफिट के बारे में। ठीक है बेटा, और किसी को डाउट हो अभी तक कुछ जो हमने पढ़े हैं फ्लो में, पेरेनियल में, दोनों डायरेक्ट और स्टोरेज तक? तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ये जो मैंने बताया बेटा आपको अभी, कि जैसे मान लो रिवर पे आप ऑब्स्ट्रक्शन डैम वियर बैराज बना के वहां से पानी को डाइवर्ट करोगे। केनाल हेडवर्क डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। यहाँ से क्या है, इसे बोलेंगे बेटा मेन कैनाल बोलेंगे। अब एक बार रफली आपको यू कैन से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस सिस्टम के बारे में, ताकि आगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। मेन कैनाल है, मेन कैनाल से फिर आपका ब्रांच कैनाल,
और ब्रांच कैनाल से फर्दर आपका डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर है सबको? तो इनके थ्रू क्या है, आपका फील्ड तक बेटा पानी पहुंचेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, मान लो यहाँ पे आपका फील्ड है कोई, तो यहाँ तक आपका पानी पहुंच रहा है इनके थ्रू। इन सभी को आप अभी मान लो एक कैनाल सिस्टम ही है आपके लिए, आगे डिस्कस कर लेंगे कि क्या डिफरेंस है मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में। वियर, बैराज और डैम बोलेंगे बेटा इस ऑब्स्ट्रक्शन को, इस डाइवर्जन स्ट्रक्चर को। क्लियर है सबको? वैसा ही फिगर है सेम, रिजर्वोयर बना हुआ है वहां पे, बोला था कि जो वियर, बैराज और डैम बना होगा उसके अपस्ट्रीम में रिजर्वोयर बनाएंगे, वहां से आप लोग पानी को फील्ड तक थ्रू कैनाल सिस्टम, जिसमें मेन मेन कैनाल हो गया आपका, ब्रांच हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, उनके थ्रू आप लोग पहुंचा रहे हो फील्ड तक आपका। यही डिफरेंस था स्टोरेज एंड डायरेक्ट स्कीम दोनों के अंदर। अब सेकंड जो मेरी बेटा डेफिनेशन आया, टाइप्स आ रहा है पेरिनियल, तो हो चुका कंप्लीट आपका। उसके अलावा सेकंड था मेरा फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन। It is that type of irrigation in which no control structure like barrage, dam or weir are constructed during rainy season. Water level in the river rises and canal bed level is kept below high flood level of the river. The portion of water above the canal bed is diverted to inundate the crop field. यहाँ पे बेटा क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं होगी आपकी। मींस क्या है, कब कितना डिस्चार्ज या कितना यू कैन से पानी का वॉल्यूम आपको वहां से रिलीज करना है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए से क्या बोला गया, फ्लड इरिगेशन या इनंडेशन इरिगेशन बोला गया इसको। अब आपको पता है कि रिवर में क्या होगा, मानसून सीजन में बेटा उसका जो ज्यादा पानी आएगा उससे क्या होगा, उसमें वाटर लेवल उसका राइज करेगा बेटा। और जो आपका कैनाल है बेटा, उसका जो बेड लेवल है उसको किससे नीचे रखेंगे, रिवर के हाई फ्लड लेवल से नीचे रखेंगे बेटा, तभी तो उसमें पानी आएगा। अगर कैनाल का बेड लेवल बेटा, मैं अगर रिवर के एचएफएल से एक ड्राइंग बना के दिखा रहा हूं आपको मैं, मान लो कि ये आपका रिवर है, क्लियर है, एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं बेटा, ये मान लो उसका एचएफएल है, हाई फ्लड लेवल। क्लियर है? और जो आपका कैनाल है, मान लो, अगर मान लो कैनाल का जो बेड लेवल है, अगर मैं इसे ऊपर रखूं तो क्या यहाँ से पानी जा पाएगा इसके अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है जो आपका कैनाल का जो बेड लेवल है उसको क्या है, इसके एचएफएल से बेटा आपको नीचे रखना है, ताकि इसके अंदर जो आपका पानी आ सके। क्लियर है सबको? और जो कैनाल के अंदर पानी है उसको क्या है, आप लोग फील्ड तक पहुंचा रहे हो विदाउट एनी कंट्रोल, इसलिए बोला गया इसको फ्लड इरिगेशन और इनंडेशन इरिगेशन। द इनंडेशन वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ or allowed to absorb in the crop field prior to planting the crop. The whole system depends on the water level in the river. Although no such expenditure is involved in the system, our irrigation may damage the crop. अब आपको पता है कि इसके अंदर कंट्रोल नहीं है, पहली बात तो डिस्चार्ज रिलीज में, और जो रिवर में पानी होगा, जो रिवर का वाटर लेवल होगा उस पर डिपेंड करेगा बेटा। अगर रिवर के अंदर पानी कैनाल के बेड लेवल से जितना हाइट पे पानी, यू कैन जितना एलिवेशन डिफरेंस होगा उतना ही डिस्चार्ज रिवर में आ सकता है। और अगर जो आपका कैनाल में डिस्चार्ज आएगा रिवर के थ्रू, तो जितना कैनाल में आएगा उतना ही तो बेटा आपके फील्ड में जाएगा। तो क्या हुआ, ये रिवर के एचएफएल पे डिपेंडेंट है पूरा आपका, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसमें कोई आपको कंट्रोल के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ रहा, तो क्या बोला गया, इसीलिए इस सिस्टम में जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कम है एज कंपेयर टू प्रीवियसली आपका जो फ्लो इरिगेशन में जब पढ़ रहे थे पेरेनियल में, कंट्रोल इरिगेशन में, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर बेटा कम होगा। बात है नुकसान क्या है, ये फायदा हो गया
आपकी एक्सपेंडिचर कम है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनानी पड़ रही कंट्रोल करने के लिए। नुकसान क्या है, पानी पे कंट्रोल नहीं है। अगर ओवर इरिगेशन हो गया तो जो हमने चैप्टर 1 में ओवर इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक जो पढ़े थे बेटा, वो सभी आपके यहाँ पे अप्लाई होंगे। क्लियर है सबको? अब बात करे जा रहे हैं कि ये कौन से एरियाज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो रिवर के आसपास के एरिया हैं, एलुवियल एरिया, डेल्टिक रीजन है, वहां पे। ये बेटा आपका जो एक फ्रेम में जो पिक्चर शो किया गया, इनंडेशन और फ्लड इरिगेशन के लिए शो करता हुआ। अब हमने जो पढ़ा बेटा फ्लो इरिगेशन, तो बात आ रही है कि एडवांटेजेस क्या क्या है फ्लो इरिगेशन के। The main advantages of using a flow irrigation method is a very low energy requirement and ease in the system design. दो टाइप है बेटा फ्लो में, और सरफेस में दो टाइप थे, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। अब ये किससे कंपेयर कर रहा है बेटा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरा पहला एडवांटेजेस है लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये किसके कंपैरिजन में बात कर रहा है? एनी आइडिया? सर पंपिंग। लिफ्ट इरिगेशन यू कैन से, पंपिंग यस। और बाकी सबको भी यही लग रहा है बेटा? कोई और तो नहीं लग रहा रीजन किसी को कि लो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों है इसके अंदर? ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट इसीलिए बोला गया लिफ्ट इरिगेशन के कंपैरिजन में। क्लियर है? फ्लो इरिगेशन इज द मोस्ट एंशिएंट irrigation technique and does not require sophisticated technology to work. ये पुराने टाइम चलता हुआ आ रहा है, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक नहीं है इतनी ज्यादा कि जिसको आपको यूज करने में, या यू कैन से कि एक उस टेक्निक को सीखने के लिए आपको पता होगा कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है बेटा, उनके लिए क्या आपको ट्रेंड पर्सन चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए बोला गया कि ये टेक्निक वैसी नहीं है, इसीलिए इसको पुराने टाइम से यूज भी कर रहे हैं और अभी भी चल रहा है बेटा आपका ये। इट इज cheapest mean of irrigation as we know. Alluvial soil present in irrigation water make the soil more fertile. अब कोई मुझे बताएगा बेटा ये एलुवियल सोइल कहाँ से आएगी फील्ड के अंदर? एनी आइडिया? फील्ड के अंदर सर ये रिवर्स। सर सॉइल डिपॉजिट जो सरफेस से होती है। सर नहीं, रिवर्स से फ्लो होके आती है। बिल्कुल सही रिवर्स पे बेटा। बेटा ठीक है आपकी बात, डिपोजिट सरफेस पे, लेकिन मोस्टली क्या है रिवर में है। वहां से रिवर में क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर वाले पानी को तो बेटा डैम वियर और बैराज से ऑब्स्ट्रक्ट करके डाइवर्ट करके केनाल के थ्रू फील्ड में लेके आ रहे हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ सोइल भी आएगी उसमें। क्यों? अब कोई मुझे बताएगा कि सोइल क्यों आ रही है पानी के साथ में? अगर बेटा मान लो आपका पानी फ्लो नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्या होता कि वो आपका सेटल हो जाता। क्लियर है? जब पानी फ्लो कर रहा है, इतनी वेलोसिटी है, तो उसमें क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगी बेटा। उसकी वजह से क्या है, वो पार्टिकल आपके सस्पेंड नहीं रहेंगे, वो पानी के अंदर फ्लो करते रहेंगे बेटा। तो क्या है, तो वो एलुवियल सॉइल रिवर से केनाल, केनाल से फील्ड में आपकी उस पानी के साथ में आएगी। और सबको पता है कि एलुवियल सॉइल मोर फर्टाइल होती है और अच्छी है क्रॉप के लिए, आपके लिए। क्लियर है सबको कि फील्ड में एलुवियल सॉइल कहां से आ गई इरिगेशन में? दिस इज ए नेचर फ्रेंडली सिस्टम, यू कैन यूटिलाइज रेन वाटर। सबको पता है रिवर में पानी कहां से आएगा बेटा? रेंज। suitable okay, suitable for low to moderate infiltration rates and level surface, या लेवल जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी बात कर रहा है। अब एक बोला गया कि लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर इंटेंसिव मतलब यहाँ पे बेनिफिट में क्यों बोला गया कि लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा यूकेन से। क्लियर है सबको?
इसीलिए यहाँ पे एडवांटेजेस में भी डाला गया है कि लेबर इंटेंसिव है। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा उसको इसीलिए डाला गया है एडवांटेजेस के अंदर। अब बात आ रही है जो 6th पॉइंट था बेटा मेरा इनफिल्ट्रेशन रेट की। अभी के लिए रफली आइडिया दे रहा हूँ, जो चैप्टर आएगा आपका आई थिंक 4th चैप्टर है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में कि जो बेटा आपका पानी है, क्लियर है, वो इनफिल्ट्रेट कर रहा है, क्लियर है, ग्राउंड के अंदर, तो उसकी रेट किस स्पीड से कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, उस रेट के बारे में बोला गया है। लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन रेट होगी तो उनके लिए सुटेबल है। क्लियर है बेटा? ये मेथड मेरा। तो मुझे बताएगा अगर इनफिल्ट्रेशन रेट काफी ज्यादा हुआ तो क्यों नहीं सुटेबल होगा? एनी आइडिया? सर डैमेज कर सकता है क्रॉप्स को। और बेटा अगर इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा तो इनडायरेक्टली क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो पानी इनफिल्ट्रेट कर जाएगा उस रेट से, तो वहां पे सरफेस पे पानी तो रहना चाहिए बेटा क्रॉप के लिए, या कुछ रूट लेवल तक पानी तो रहना चाहिए आपका। क्लियर है? अगर वो पानी रूट जोन से नीचे भी इनफिल्ट्रेट कर गया, यही होता है इनडायरेक्टली। आपको पता होगा जो बारिश का पानी है किसी सरफेस पे गिरेगा फिर क्या होगा, ग्राउंड के अंदर सिप करता हुआ एक लेयर से दूसरे जाके ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा बेटा, वो यही तो प्रोसेस है। तो वो पानी अगर जल्दी से रूट लेवल से नीचे चला गया तो उस क्रॉप की क्रॉप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो इरिगेशन। पहला क्या है? डिपेंडेंट ऑन योर टेरेन। फॉर फ्लो इरिगेशन to work, you have to make your terrain accommodate for it, whether it is by creating furrows to channel the water through or depending on a slight natural slope. अब सबको पता है बेटा अंडर ग्रेविटी, वर्ड याद है? अंडर ग्रेविटी। तो उसके लिए क्या है, वो टेरेन भी तो वैसी होनी चाहिए बेटा जहां पानी फ्लो कर सके। क्लियर है सबको? तो इसीलिए बोला गया कि डिपेंडेंट ऑन योर टेरेन मींस क्या है, जो ग्राउंड की प्रोफाइल, ग्राउंड सरफेस कैसा आपका। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आई थी, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्यूरोज, ऐसा मान लो बेटा आपका एक चैनल है, अभी के लिए मान लो एक चैनल है फ्यूरोज, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एक टेक्निक है ये फ्यूरोज इरिगेशन का। तो एक चैनल अभी के लिए मान लो, तो उनके थ्रू आप पानी पहुंचाओगे, क्या है, या तो जो आपकी स्लोप है वो क्या है, नेचुरली है स्लोप ग्राउंड की, तो अंडर ग्रेविटी मेरा पानी फ्लो हो सके। अगर मेरा स्लोप नहीं होगा, वहां पे कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से क्या बेटा, वो पानी जितने एरियाज में हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो उतने एरिया तक पानी उस अमाउंट में पहुंच नहीं पाएगा बेटा। तो क्या होगा, इस मेथड की इफेक्टिवनेस आपकी वहां पे रहेगी नहीं उतनी। क्लियर है सबको? इसीलिए बोला गया मेरा फ्लड इरिगेशन टेरेन पे डिपेंडेंट क्यों है बेटा, क्योंकि अंडर ग्रेविटी हम लोग पानी का फ्लो कराने की ट्राई कर रहे हैं, पहली बात। अगला आपका आ रहा है वाटर लॉगिंग। वन रिस्क दैट फ्लो इरिगेशन हैज इट is channelizing too much water into your crops, which can drown the roots and be counterproductive. Care has to be taken to ensure that your surface irrigation system does not overwhelm your plant with water. अब बात आ रही है कि इसमें क्या है कि जब आपने रिवर कैनाल के थ्रू पानी लाके फील्ड में आपने छोड़ दिया बेटा, क्लियर है सबको? उसके बाद क्या है, वो पानी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जितना क्रॉप ने कंज्यूम करना था कर लिया, उसके अलावा मान लो कुछ एक्स्ट्रा पानी है, तो क्या है, वाटर लॉगिंग होगी। वहां पे क्या होगा, जो आपका फ्लडेड हो जाएगा पूरा, जो आपका सॉइल जोन है, जो आपका बेटा सॉइल, आप सबको पता होगा, सॉइल में पढ़ा होगा कि सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल पार्टिकल है, कुछ वॉइड है, वहां पे क्या होगा, वाटर भी होगा आपका। अगर मान लो कि वो पूरा सॉइल जोन आपका फ्लडेड हो गया, तो आप सबको पता था, लास्ट में मैंने एक आपको कर्व बनाया था बेटा कि वाटर एप्लीकेशन और क्रॉप प्रोडक्शन
और यू कैन से यील्ड जो मिल रहा है, उसके बीच में ग्राफ बनाया था हमने कि क्या हम जितना पानी अप्लाई करते रहेंगे तो क्या हमारा प्रोडक्शन उतना बढ़ता रहेगा क्रॉप में, या यील्ड उतनी मिलती रहेगी। तो ऐसा नहीं था। तो अवर इरिगेशन होगा तो उस केस में क्या होगा, एक तो वाटर लॉगिंग होगी वहां पे, और मेरा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो भी बेटा मेरा कम हो जाएगा। क्लियर है। मान लो ये ऑप्टिमम अमाउंट है मेरी, अगर उससे ज्यादा पानी उसको मिल रहा है तो क्या होगा उस केस में, क्या देख रहे हो बेटा, ये यील्ड जो मेरी क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। क्लियर है। तो उसी के लिए बोला गया अगर ज्यादा पानी होगा तो वहां वाटर लॉगिंग भी होगी, उस वजह से क्या है कि जो मेरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं और मेरा एयर सर्कुलेशन नहीं होगा उनको प्रॉपरली, तो उसकी वजह से आपका प्रोडक्शन भी बेटा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई वाटर डिमांड दैट मॉडर्न इरिगेशन फॉर सेम क्रॉप। अब आपको पता है इस केस में क्या है, लॉसेज चांसेस ज्यादा है, तो क्या है वाटर डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। जो मेरी मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स है उनके कंपैरिजन में फ्लो इरिगेशन में बेटा आगे पढ़ेंगे कि इरिगेशन जो टेक्निक है डिफरेंट बेटा, उनमें दो टेक्निक अभी नाम जो आपके सिलेबस में है, स्प्रिंकल इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। तो इनमें वाटर का यू कैन से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जितना अच्छा यूटिलाइजेशन पॉसिबल है वो इन दोनों टेक्निक्स में हम लोग कैसे करते हैं। इस चैप्टर में आपके लास्ट टॉपिक से दोनों, तब आपको समझ में आएगा कि ये हाई वाटर डिमांड क्यों है एज कंपेयर टू मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स फॉर सेम क्रॉप। नेक्स्ट, चांसेज ऑफ इरोजन। जब आप पानी को फ्रीली छोड़ रहे हो फ्लो होने के लिए तो क्या है, इरोजन के चांसेस है बेटा। क्या बोला गया, नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉइल विद ए हाई इनफिल्ट्रेशन रेट। क्लियर है। इरोजन होगा, सॉइल चल जाएगी, उसके साथ क्या है न्यूट्रिएंट भी बेटा आपके चले जाएंगे वहां से। तो उस केस में क्या है, वहां पे आपका ये मेथड एज ए डिसएडवांटेजेस ही काम देगा आपका। Plants are always covered with water even when they do not need it and less production due to excess water। ये हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब बात आ रही है जो नेक्स्ट टाइप था बेटा मेरा सरफेस इरिगेशन का, लिफ्ट इरिगेशन। जैसा नाम में लिखा गया लिफ्ट, उस पानी को क्या है पहले लिफ्ट करके लेके आना है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो आप फ्लो ही करोगे फील्ड के अंदर। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, उसमें क्या था, ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी पानी आ रहा था, उसके बाद फ्लो करवा रहे थे। इसमें क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है। यू कैन से पानी को पहले पंप कर दो, उसके बाद फ्लो कराओगे इसमें। तो वो मेजर डिफरेंस आपका लिफ्ट इरिगेशन, जैसा नाम था लिफ्ट इरिगेशन। It is the process of lifting water normally from underground source and sometimes from surface source। आगे डिस्कस करेंगे कि सरफेस सोर्स से कैसे लिफ्ट करेंगे और अंडरग्राउंड सोर्स से हम लोग कैसे लिफ्ट करेंगे। अब बात आ रही है वो सोर्स से जो लिफ्ट करेंगे पानी को, वो लिफ्ट किस मशीनरी या किस इक्विपमेंट से लिफ्ट करेंगे बेटा, तो उसे बोलते हैं पंप। दैट इज मैकेनिकल पावर और मैन और एनिमल पावर। अब देखो बेटा, पुराने टाइम में आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक ओपन वेल जो कुआं था, गांव में देखा होगा कहीं पे, उस कुएं से पानी निकालते कैसे थे, जब मान लो पंप नहीं थे, इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था कि आपके पंप आ गए, मोटर सेट आ गए, उस टाइम पे नहीं थे। तो पहले भी क्या कुएं से पानी निकालते थे, आप सबको पता है कि ओपन वेल तो काफी टाइम से है, एंशियंट टाइम से आपके ओपन वेल्स हैं। तो वहां से पानी कैसे निकालते थे, या तो इंसान निकालते थे या एनिमल के थ्रू निकालते थे बेटा हम लोग। क्लियर है सबको। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है बेटा कोई बात नहीं, मान लो आपका ये वेल है, यहाँ पे आपका यूकेन से एक साइकिल टाइप में लगा हुआ है, इस टाइम उसमें बकेट टाइप लगी हुई बेटा आपकी। अगर मान लो एक केस ये था, दूसरा केस क्या था कि मान लो, सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये आपका वेल है
यहाँ पे आपका एक सर्कुलर यू कैन से पोर्शन लगा हुआ है, इसके थ्रू क्या थ्रेड आपका और आपका बकेट मान लो जिसमें आपको पानी भर के बाहर निकालना एग्जाम्पल, तो क्या है अब इसको क्या आपको इस थ्रेड को पुल करना है, चाहे कोई इंसान पुल कर सकता है इसको, क्लियर है बेटा, इस थ्रेड को, या इसको आप एनिमल की हेल्प से भी बेटा आप लोग पुल कर सकते हो, क्लियर है। ये हमारा पुराना सिस्टम था बेटा, जो कि क्या है टाइम टेकिंग था पहली बात तो, और जिस अमाउंट का हमें पानी चाहिए जितना क्वांटिटी में उतना पानी नहीं मिल पाता था बेटा हमें, क्लियर है। जैसे जैसे टेक्निक आती गई तो कुछ मॉडर्नाइजेशन हुआ, पंप बने, उसके बाद क्या है क्विक टाइम सेविंग है, और जिस रिक्वायरमेंट हमें पानी चाहिए, जिस रिक्वायरमेंट जिस वॉल्यूम जिस जितना डिस्चार्ज चाहिए हमें उतना डिस्चार्ज हमें इजीली मिल जाता है पंप की हेल्प से। Lift irrigation is practiced when the water supply is at too low level to run by gravitation on the land. Lift irrigation is increasingly practiced in India. आप सबको पता है कि ट्यूबवेल जिसको बोलते हो आप लोग, बोरवेल, ओपन वेल, उनके थ्रू पानी को ग्राउंड वाटर बेटा आपका ग्राउंड वाटर को इन स्ट्रक्चर के थ्रू पंप की हेल्प से हम लोग सरफेस पे ले आते हैं, फिर उसको हम लोग यूज करते हैं इरिगेशन में। ये हमारा एक कॉमन तरीका इंडिया में आजकल भी यूज होता है। तो बोला गया ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा देखो जो आपका ग्राउंड वाटर है, क्लियर है, थ्रू रिवर हो, थ्रू सरफेस चैनल कोई भी हो, लाइक पॉन्ड हो, लेक के थ्रू हो, अब आपको पता है कि पानी की स्कैर्सिटी है, क्यों? क्योंकि मानसून सीजन में पानी आएगा और वो पानी भी क्या है उस जितना हमें रिक्वायरमेंट है उस अमाउंट में पानी आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं ग्राउंड वाटर को बेटा यूज कर रहे हैं ज्यादा। सब आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा वाटर टेबल है बेटा वो कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा है। कुछ एरियाज में वाटर टेबल काफी ज्यादा डाउन हो गया बेटा। जो वाटर टेबल किसी टाइम में मान लो कि एक 5 मीटर 10 मीटर में इजीली मिल रहा था, वो वाटर टेबल बेटा 100 मीटर तक भी नहीं मिल रहा आजकल। इसका रीजन क्या है? सरफेस वाटर नहीं मिल पाया इजीली आपको रेन के थ्रू। तो क्या किया लोगों ने ग्राउंड वाटर को बेटा पंप की हेल्प से लोगों ने यूज करना चालू कर दिया। तो आप सबको पता है वहां से भी तो बेटा पानी जब आप लोग यूज करोगे तो वहां का जो पानी का लेवल है वो भी तो कम होगा। तो उसकी वजह से क्या आपका कंटिन्यूसली आपका वाटर टेबल बेटा फॉल कर रहा है नीचे। In lift irrigation, mechanical devices like pump or electric motor are required to be installed for lifting water. Distribution of water is done by gravitational method. मान लो बेटा आपका ये क्रॉप फील्ड है, क्लियर है? अब मान लो कि जो आपका ग्राउंड सरफेस ये एग्जांपल अभी के लिए, ये मान लो कि आपका अंडरग्राउंड वाटर है, ये मान लो आपकी वाटर टेबल है, क्लियर है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा बेटा आपको यहाँ तक आपको एक बोर करना पड़ेगा। अब चाहे ओपन वेल यूज करो चाहे ट्यूब वेल यूज करो, क्लियर है। देखेंगे डिफरेंस क्या दोनों के अंदर ओपन वेल ट्यूब वेल में। ऐसा मान लो एक ड्रिल करना पड़ेगा, एक बोर करना पड़ेगा, क्लियर है, जो कहाँ पे मीट करे इस वाटर बियरिंग स्ट्रेटा तक आपको एक बोर करना पड़ेगा ताकि ये पानी इसके थ्रू हम लोग, और यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर हम लोग मैकेनिकल डिवाइस पंप एंड इलेक्ट्रिक मोटर बेटा इंस्टॉल करेंगे पाइप के थ्रू। उस पानी को क्या करेंगे यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ तक लेके आएंगे बेटा, क्लियर है। उसके बाद क्या है इसको फ्रीली छोड़ दो बेटा, फिर तो आपका ये पानी अंडर ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा था आपको कि पानी यहाँ तक लाने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, अंडर ग्रेविटी तो फ्लो बोला गया, अगेंस्ट ग्रेविटी क्यों बेटा? आप सबको पता है ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है,
तो उसके अगेंस्ट अगर जब पानी को आप लोग लेके आओगे तो इसलिए बोला गया इसको अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है सबको? और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो तो अंडर ग्रेविटी है बेटा। इसके अंदर कोई पूछे तो क्या है, यहाँ जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है बेटा, जिसको बोला गया लिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर है? इसीलिए से बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो बेटा अभी भी आपका अंडर ग्रेविटी ही है इसका। At first, a contour map is prepared and the place which is to be irrigated is blocked according to their need. Required diameter का पाइपलाइन और कितने वॉल चाहिए आपको, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में लगाए जाएंगे। अब बात आ रही है कि कंटूर मैप की क्या जरूरत है। कोई मुझे बताएगा कंटूर मैप क्या होता है पहली बात तो, और उसके बाद उसकी यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आ रही है मेरे को। सर हाइट को मेजर करेगा वो, मतलब किस भी सरफेस पे कितनी है, और फिर उसी से तो पता लगा पाएंगे कि कितना गहरा में जाना है वाटर के लिए, आई थिंक। और सर कॉन्टूर मैप जो होता है वो टोपोग्राफी बताता है सरफेस की, बिल्कुल और ठीक है। जहाँ जैसा स्लोप मिलेगा उस स्लोप के हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लेंगे ना कि ग्रेविटी यहाँ पे मदद करेगी हमारी, यहाँ अगेंस्ट है। ठीक है, अब देखो बेटा जैसा सभी लोग बता रहे हैं कंटूर मैप क्या है, टोपोग्राफी यू कैन से ग्राउंड सरफेस कैसी है उसके बारे में बता रहा है। कैसे, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कंटूर तो सर्वेइंग के अंदर, तो वहां पे आप लोगों ने आरएल मेजर किया होगा, रिड्यूस लेवल डिफरेंट पॉइंट्स का, तो उनसे ही कंटूर मैप बनता है। ऐसा मान लो आरएल क्या है, कंटूर मैप में भी क्या मिलेगा आपको, आरएल ही तो मिलेंगे डिफरेंट पॉइंट के। तो देखो ध्यान से बेटा, मान लो कोई फील्ड है, क्लियर है, आपको पता है इस पॉइंट का मान लो जो लेवल है आरएल, ये कौन सा है, मान लो कि आरएल 100 वाला कंटूर है। मीन्स क्या है, एक लाइन ड्रॉ की, ये कौन सी लाइन है, आरएल 100 वाली कंटूर है। यहाँ पे क्या है, आरएल मान लो 90 है एग्जाम्पल, यहाँ आरएल आपका 80 है, रिड्यूस लेवल आपका 80 मीटर है। तो आप सबको पता लग रहा है कि ये स्लोप है ग्राउंड की। क्लियर है? तो क्या, अगर मैं पानी को यहाँ से डिस्चार्ज रिलीज करूँ पानी का, तो क्या है, अलोंग ग्रेविटी पानी ऑटोमेटिक पूरे फील्ड में चला जा सकता है मेरा। क्लियर है? आइडिया लग रहा है कंटूर मैप का हेल्प कैसे हो रहा है इसमें। यस सर। तो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लिफ्ट इरिगेशन में ही। लिफ्ट इरिगेशन को आप सब डिवाइड कितने में करोगे, 3 टाइप में कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि वो कहाँ से पानी को लिफ्ट कर रहा है, लिफ्ट फ्रॉम कैनाल और रिवर। ओपन वेल से कर रहे हैं तो ओपन वेल इरिगेशन, अगर ट्यूबवेल से कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे ट्यूबवेल इरिगेशन। पहला था बेटा जो आपका रिवर और कैनाल से, देख पा रहे हो आप लोग, ये जो स्ट्रीम आपकी जो चैनल है ये क्या रिवर भी हो सकता है और कैनाल भी हो सकता है बेटा आपका। अब यहाँ से पानी को क्या कर रहे हो, इनके थ्रू लिफ्ट कर रहे हो आप पंप के थ्रू, और फिर फर्दर आप इसको आगे जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बेटा आपको। तो ये मेरा फर्स्ट टाइप है, बिल्कुल बेसिक सा टाइप है, जो कि उतना यू कैन से ना एक इरिगेशन का एफिशिएंट टाइप नहीं है ये वाला, कॉमन टाइप है। क्योंकि जो मान लो फील्ड आपके नियर बाय में जस्ट रिवर के, तो वहां पे क्या है, कैनाल से या रिवर से आप पानी को इजीली लिफ्ट कर सकते हो पंप से, लोकली लेवल पे भी, इसीलिए कॉमनली यूज होता है, लेकिन उतना एफिशिएंट टाइप नहीं बेटा आपका ये। लिफ्ट फ्रॉम कैनाल और रिवर, पंप और इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम कैनाल और रिवर एट लोअर लेवल टू द एरिया एट हायर लेवल। कौन सा एरिया, जहां पे अपने को पानी सप्लाई करना है उस एरिया की बात कर रहा है। अगर मेरा कैनाल और रिवर का बेटा जो बेड लेवल है उस फील्ड से हाई राइज होता तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती लिफ्ट की। लिफ्ट की इरिगेशन की जरूरत कब पड़ी, जो मेरा कैनाल और रिवर है उसका जो HFL बोल सकते हैं वाटर लेवल, वो मेरा फील्ड के बेड लेवल से नीचे है, तो उसीलिए मेरे को जरूरत है बेटा लिफ्ट इरिगेशन की। सेकेंड लाइन वही बोल रहा है कि कब जरूरत है। थर्ड लाइन क्या है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द एग्रीकल्चर लैंड बाय द मीन्स ऑफ सीरीज ऑफ फील्ड कैनाल और PVC पाइप्स। या तो पाइप के थ्रू या कैनाल के थ्रू आप लोग उस एग्रीकल्चरल लैंड तक आप लोग पानी पहुंचा सकते हैं लिफ्ट करने के बाद।
This method of irrigation require high energy requirement for pump. The availability of water in canal or river is main criteria for this irrigation system. क्योंकि कैनाल और रिवर पे डिपेंडेंट है, अगर बेटा उनमें पानी होगा तभी तो इरिगेशन पॉसिबल होगा, आगे पानी सप्लाई कर पाएंगे। तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रिवर और कैनाल में पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है उसके ऊपर। इन इंडिया मेनी विलेजेस यूज दिस इरिगेशन सिस्टम फॉर फार्मिंग क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर लैंड। बोला था मैंने कॉमन तरीका इंडिया में ये। सेकंड मेरा आ रहा है ओपन वेल इरिगेशन। ये सभी ने देखा होगा स्ट्रक्चर ओपन वेल। तो अभी भी कुछ एरियाज में, कुछ मॉन्यूमेंट के आसपास, कुछ फोर्ट्स के अंदर या कुछ रूरल एरिया में अभी भी आपको बेटा ओपन वेल देखने को मिल जाएंगे आपको। देख पा रहे बेटा, जैसा जैसा ओपन वेल है, ये क्या है, छोटे पाइप के थ्रू, क्या है, पंप के थ्रू या मान लो मोटर लगा के इस पाइप के थ्रू आपको पानी को सरफेस तक ले आएंगे, उसके बाद अंडर ग्रेविटी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। In villages there are some open holes whose depth intercept the water table। मैंने क्या बोला अभी कि ग्राउंड वाटर में जो वाटर बीरिंग स्ट्रेटा है वहां तक बेटा हमको बोर करना पड़ेगा पहले। क्लियर है? तो उसी की बात कर रहा है ये ओपन वेल की। सो द वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम लोअर लेवल टू द सरफेस ऑफ इरिगेशन। जहां पे मुझे इरिगेशन करना है उस सरफेस तक पानी को लिफ्ट करना बेटा। Open well generally open masonry wells having comparatively bigger diameter। अब कोई मुझे बताएगा ये बिगर डायमीटर किसके कंपेयर में बात कर रहा है? कोई आइडिया आपको? ओपन वेल में बोला गया कि बिगर डायमीटर होगा, ये किसके कंपैरिजन में होगा? कोई आइडिया बेटा? बेटा आपने इरिगेशन तो देखा होगा रूरल एरिया में कहीं पे मोस्टली देखा होगा। ओपन वेल के अलावा दूसरा कौन सा है आपका? सर ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, बिल्कुल सही बेटा, ट्यूबवेल की ट्यूबवेल। बात कर रहा है। ट्यूबवेल की बात कर रहा है। तो जो मैंने आपको बोला था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों डिफरेंस में यही मैं बता रहा हूँ, बेसिक डिफरेंस जो दोनों के अंदर है। एक तो हो गया डायमीटर का डिफरेंस हो गया बेटा आपका। ओपन वेल एंड ट्यूबवेल, क्लियर है? जो आपका नेक्स्ट टॉपिक भी होगा। तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, कोई पूछे ओपन वेल एंड ट्यूबवेल में, एक डिफरेंस हो गया डायमीटर का। ओपन वेल का डायमीटर आपका ज्यादा होगा ट्यूबवेल से। ऐसा भी नहीं कि 0.1 मीटर 0.2 मीटर डिफरेंस, नहीं बेटा, काफी ज्यादा डिफरेंस होगा डायमीटर के अंदर। अब बात आ रही है कि ओपन वेल का डायमीटर कितना होता है नॉर्मली, तो कितना बोलेंगे? 2 से 9 मीटर, 2 से 9 मीटर तक आपका ओपन वेल का डायमीटर मिलता है। क्लियर है? और उसकी डेप्थ कितनी है? 20 मीटर। किसकी? ओपन वेल की डेप्थ बेटा। डायमीटर कितना है? 2 to 9 मीटर नॉर्मली। और डेप्थ कितनी मिलती है जनरली आपको? 20 मीटर तक आपको डेप्थ मिल जाती है बेटा इसकी। एक तो डिफरेंस हो गया इसका डायमीटर यू कैन से डेप्थ के बारे में। दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा ओपन वेल एंड ट्यूबवेल में? वो रहेगा बेटा डिस्चार्ज। मींस क्या, कितना पानी मिल रहा है, वॉल्यूम पर सेकंड। पता है सबको डिस्चार्ज के बारे में? यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड, याद है? पढ़ा होगा हाइड्रोलिक्स के अंदर। तो आगे से मैं इसको डिस्चार्ज बोलूंगा बेटा, कितना पानी मिल रहा है पर सेकंड आपको वॉल्यूम की टर्म में, तो उसे बोलेंगे डिस्चार्ज। तो जो बेटा डिस्चार्ज मुझे है ओपन वेल से काफी कम मिलता है। अगर कोई पूछे कितना मिलता है तो क्या बोलेंगे? 1 to 5 लीटर पर सेकंड। क्लियर है? 1 to 5, लाइक 2 लीटर पर सेकंड, 3 लीटर पर सेकंड, 4 लीटर पर सेकंड, इस रेंज में मिलता है। अगर कोई बोले 10 लीटर मिलता है तो कोई बात नहीं, ये एक रफली आइडिया आपको, 1 से लेके 5 लीटर पर सेकंड की रेंज में आपको डिस्चार्ज मिलता है ओपन वेल से। तो कोई बेटा मुझे बताएगा कि अगर मान लो मेरा 1 लीटर पर सेकंड है डिस्चार्ज। क्लियर है?
इसको मुझे चेंज करना है मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो कैसे करूंगा, एनी आइडिया? सर वन 1 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है? यस सर। बेटा कहाँ पढ़ा आपने ये, किसने पढ़ाया आपको? सर अभी वो सेप्टिक टैंक कैलकुलेट करा तो शायद उसमें देखा। नहीं बेटा गलत, और एनी आइडिया? गलत है ये। और बताओ कोई कि 1 लीटर पर सेकंड, चलो मैं एक बार आसानी के लिए बता देता हूँ आपको, और एग्जाम्पल आसान कर देता हूँ कि कोई मुझे बताएगा कि मान लो एक वॉल्यूम है 1 लीटर का, उसको मुझे चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो कितना होगा? डिवाइड बाय 1000 सर। डिवाइड बाई 1000। दोबारा बेटा रिपीट करना एक बार, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, सही हो बेटा, डरो मत, जो बोला सही बोला इसलिए बोल रहा हूँ। 1000 डिवाइड बाय 1000 सर। तो ऐसा बोल दूं कि 10⁻³ एक ही बात है? हाँ सर, हाँ सर, 10⁻³ क्लियर है? बिल्कुल सही बेटा तरुण। या अगर मान लो डेटा याद करने में दिक्कत हो रही है, चलो आओ एक आसानी कर देते हैं, और आसान डेटा आपको समझने के लिए, कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। याद रहेगा सबको? याद रहेगा बेटा सबको कि 1 मीटर क्यूब के अंदर आपका 1000 लीटर होगा बेटा? या उल्टा देख लो कि 1 लीटर को चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जैसा बोला तरुण ने कि 10⁻³ मीटर क्यूब होगा 1 लीटर के अंदर। रिवर्स कर लो इसी को कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, 1000 लीटर होगा। बेटा याद रखना ये कन्वर्जन, सिविल इंजीनियर हो, हाइड्रोलिक्स, WEE, इरिगेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट है बेटा आपके, तो ये तो कन्वर्जन आपको याद रखना ही पड़ेगा। इरिगेशन में भी अभी देखो आगे न्यूमेरिकल आएंगे आपको, तब जरूरत पड़ेगी, इसलिए याद रखो 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर होगा। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड में कितना होगा, 1000 लीटर पर सेकंड होगा आपका। तो जो मेरा बेटा लास्ट एग्जांपल था कि 1 लीटर पर सेकंड, इसको मुझे कन्वर्ट करना था मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर। तो कोई मुझे बताएगा कितना होगा ये अब? 10⁻³ पर मीटर क्यूब पर सेकंड। बिल्कुल सही बेटा, 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। कैसे आया? इस कन्वर्जन से आया बेटा आपका ये। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था ओपन वेल एंड ट्यूबवेल में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। एक तो साइज के बारे में हो गया, डायमीटर, डेप्थ, एक होगा आपका कि कितना डिस्चार्ज मिल रहा है बेटा। तो यहाँ बात कर रहे हैं ओपन वेल की, वहां से 1 से लेकर 5 लीटर पर सेकंड का में डिस्चार्ज मिलता है। लास्ट पॉइंट क्या है, द यील्ड ऑफ ए ओपन वेल is limited because such well can be excavated only to limited depth where the groundwater storage is also limited। अब इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। मान लो बेटा ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये मान लो आपका वाटर बीरिंग स्ट्रेटा है, यहाँ मान लो इसमें पानी है एग्जाम्पल, अगेन यहाँ पे कोई पानी नहीं है, रॉक पोर्शन कोई पानी नहीं, यहाँ मान लो आपका दूसरा वाटर बियरिंग स्ट्रेटा बेटा एग्जाम्पल। अब मान लो आपने एक ओपन वेल बोर किया, यहां तक किया, तो जो बोला गया लिमिटेड डेप्थ तक, आपको ही पता है बेटा इतना 9 डायमीटर तक का एक बोर करना 20 मिनट काफी टफ काम है बेटा। और उसमें भी क्या, एक ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी से, क्या है ये वॉल्स किससे बनी है, इसकी बाउंड्री ब्रिक से या स्टोन मशीनरी से बनाओगे बेटा आप लोग, तो टफ काम है, इसलिए बोला है लिमिटेड डेप्थ तक बनाएंगे। और जो वाटर है वो भी क्या आपको लिमिटेड ही मिल पाएगा। आपने सुना होगा कि कुछ सीजन में वेल के अंदर पानी नहीं मिलता, सुना है बेटा, कुछ टाइम में आपका पानी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर टेबल डाउन हो गया, तो वेल में बेटा पानी कहाँ से आ रहा है, वहीं से तो आ रहा है, इस पर्टिकुलर यहीं से तो पानी आ रहा है बेटा। अगर मान लो अभी लेवल यहाँ पे है, ये लेवल मान लो यहाँ तक आ गया, तो क्या होगा, पानी तो डाउन होगा ही लेवल बेटा, इसीलिए बोला गया इसको। लास्ट पॉइंट, अगर मान लो यही ट्यूबवेल होता क्या होता, उसके अंदर क्या करते,
डेप्थ ज्यादा होती तो क्या होता, वाटर बियरिंग स्ट्रेटा 1 एंड 2 दोनों आर एग्जांपल, तो क्या है, तो अगर मान लो इसमें पानी नहीं रहता तो यहाँ से पानी हमें मिल जाता। क्लियर है सबको? तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस आपका ओपन वेल एंड ट्यूब वेल। अब एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं कि वेल इरिगेशन के फायदे क्या क्या हैं। पहली बात तो कोई एक्सपेंसिव हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। जैसे क्या कर रहे थे पेरिनियल में, क्या कर रहे थे, वियर बैराज बना रहे थे, ऑफ टेकिंग कैनाल ले रहे थे रिवर से वहां से, तो उसके कंपैरिजन में बेटा बात कर रहा है आपकी। क्लियर है? whenever necessity is felt, well may be sunk to start open well irrigation. Much consideration need not be given to any factor. अब सेकंड बात बोल रहा है कि जब आपको बेटा जरूरत हो इरिगेशन के लिए, तो वहां पे आप लोग वेल के लिए बोर कर सकते हो। when the water is withdrawn from the subsoil formation by means of well, the water table obviously lower and water logging of land is prevented. जब आपको पता आप कंटिन्यूसली वहां से वाटर इनटेक करोगे तो क्या होगा, वाटर टेबल डाउन होगी, तो क्या है, जो पानी एक्स्ट्रा मान लो सरफेस पे एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे वाटर लॉगिंग की, वो इन्फिल्ट्रेट करेगा, वाटर टेबल मिलेगा बेटा। जब वाटर टेबल ही डाउन है तो क्या है, इस पानी को सरफेस तक सॉइल जोन को फ्लड होने में टाइम लगेगा। क्यों? वाटर टेबल ही डाउन है। तो इसलिए बोला गया कि वाटर लॉगिंग को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हो बेटा वेल इरिगेशन से। द वाटर इज यूज्ड more economically as cultivator has to put in labor for lifting water. जब आपको पता है कि पानी को लिफ्ट करने के लिए पंप चाहिए, लेबर चाहिए वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो क्या होगा, आप उसको इकोनॉमिकली यूज करोगे बेटा पानी को। सबको पता है कि फ्री का जो सर्विस मिलता है तो लोग उसमें उसको इकोनॉमिकली कभी यूज नहीं करते हैं बेटा। जिस काम में मेहनत लगे, जिस काम में आपका कॉस्ट लगे, तो उसमें क्या है कि लोग उसको इकोनॉमिकली यूज करते हैं बेटा। The water can be used at any time depending upon the choice of cultivator and water needs for crop. क्रॉप की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आप पानी वहां से इनटेक करके उतना पानी आप क्रॉप को सप्लाई कर सकते हो। तो उनकी चॉइस पे या रिक्वायरमेंट पे भी आपका डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग्स में आप पानी वहां से सप्लाई कर सकते हो बेटा। एज द वाटर इज अश्योर्ड फॉर all of the year provided groundwater condition are favorable, 2 to 3 crops can be grown on the same field in a year. पहली बात उसने बोल ही दिया कि ग्राउंड वाटर की कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? अगर मान लो कि ग्राउंड वाटर अवेलेबल है तो क्या है, फिर हम लोग वहां से पानी लिफ्ट कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर हम लोग उस एग्रीकल्चरल लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं 2 से 3 टाइप के क्रॉप लगा के, लाइक रबी में कुछ, खरीफ में कुछ, और ज़ैद सीजन में कुछ क्रॉप लगा के। मेंटेनेंस कॉस्ट बेटा कम है आपकी वेल की। अब जब आपने सुना होगा कि जब मैं बात कर रहा था बेटा रिवर कैनाल के थ्रू, तो रिवर पे आपने वियर बैराज बनाया, वहां से पानी लेके आए, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस से पानी आ रहा है तो ट्रांजिट में इन बिटवीन उस पानी में बेटा कुछ लॉस होगा पानी का। क्लियर है? चाहे वो कुछ ब्रीच, कुछ क्रेक हो उसमें, उसकी वजह से हो जाए। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतने ज्यादा लॉसेज के चांसेस है ट्रांजिट में। अब पता आपके फील्ड में ही वेल होगा आपका, अगर मान लो फील्ड में ही वेल सिचुएटेड है तो क्या होगा, जो ट्रांजिट लॉस है, जो उस पानी को उस सोर्स से लेके क्रॉप तक पहुंचाने में जो लॉस हो रहा है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका बेटा वेल का आपके फील्ड में ही है बेटा। इसीलिए बोला गया ट्रांजिट
में जो लॉसेज हैं वो भी आपके कम होंगे वेल इरिगेशन में। बाय कंस्ट्रक्टिंग नंबर ऑफ वेल इन एनी ट्रैक्ट इंटेंसिव इरिगेशन ऑफ सम वैल्यूएबल क्रॉप कैन बी डन। मान लो किसी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए तो ज्यादा नंबर ऑफ वेल लगा के उस एरिया में उस क्रॉप को भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इन वेल इरिगेशन ड्यूटी रियलाइज्ड इज हायर। अब बात आ रही कि ड्यूटी क्या है। थर्ड चैप्टर डिटेल में आएगा इस टॉपिक के बारे में, अभी रफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ड्यूटी क्या होती है कि यूनिट डिस्चार्ज से कितना एरिया आप लोग इरिगेट कर सकते हो, करते हो, उसे बोलते हैं ड्यूटी। यूनिट डिस्चार्ज से आप लोग कितना एरिया इरिगेट कर रहे हो उसे बोलते हैं ड्यूटी। तो वो भी इसमें हायर रहती है वेल इरिगेशन में। तो आगे पढ़ेंगे ड्यूटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। वेल वाटर इज कूलर इन समर सीजन एंड वार्मर इन विंटर सीजन। आप सभी ने प्रैक्टिस किया होगा कि जो हमारा वाटर टैंक है, सिंटेक्स वाले जो हमारे छत पे रखे होते हैं टैंक, उनसे जो पानी आता है सर्दियों में ठंडा रहता है, गर्मियों में गर्म रहता है। जबकि अगर मान लो अंडरग्राउंड कोई टैंक है स्टोरेज का, वहां से अगर पानी यूज करेंगे तो विंटर में गर्म रहेगा और समर में ठंडा रहता है। रीजन क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है बेटा। जो मौसम है सर्दी गर्मी का, उसका इफेक्ट तो क्या है ऊपर की सरफेस पे एनवायरमेंट पे पड़ रहा है बेटा, लेकिन जो अर्थ सरफेस अंडर का वहां का टेम्परेचर क्या है आपका, वो कांस्टेंट है। उसकी वजह से तो उससे क्या होगा, जो प्लांट है उन पे जो सर्दी के अंदर गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर की वजह से जो इफेक्ट पड़ते हैं उस पानी की वजह से, वो नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी मिल रहा है, तो वो आपके अफेक्ट भी